बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा ये अगला लेक्चर है जी, जो तीसरा लेक्चर है बर्ड्स के ऊपर। ये हम थर्ड लेक्चर जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर है क्या जी, इसके मुतालिक अभी हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं से कि जी, आगे हमने कल तक हमने पढ़ा था कि जी फीदर पिगमेंट्स जो हैं, यस, ये यानी कि आपको बर्ड्स की फीदर डिफरेंट कलर्स के नजर आते हैं। कहीं ग्रीन नजर आते हैं, कहीं ब्लैक है जैसे कौवे का कलर है, या ऐसे कई सारे और कलर्स हैं। तो ये कलर्स आपको नजर आते हैं, कुछ में तो आपको सिर्फ एक ही कलर नजर आता है। जैसे आप कौवे को देखो, एक ही कवर कलर है, ब्लैक कलर। मगर कुछ बर्ड्स को आप देखें तो उनके अंदर मल्टीपल कलर होते हैं। जैसे हमिंग बर्ड्स है तो आपको डिफरेंट एंगल से देखें तो डिफरेंट कलर नजर आते हैं। तो इस ये कलर ऐसे क्यों है? तो इन कलर्स की रीजन जो है, सबसे पहले जो है, जो ये जो आपको एक या दो या तीन कलर नजर आते हैं लाइन बाय लाइन, जो कि किसी एंगल से भी देखें तो एक जैसे कलर नजर आते हैं, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड कलर। ये स्ट्रक्चर्ड कलर क्या होते हैं कि ये जो है माइक्रोस्कोपिक जो है, ये कलर्स की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर्ड कलर मौजूद होते हैं, जो कि कह लें कि जो बारब्यूल्स की सरफेसेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर्ड सरफेसेस मौजूद होती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप ये कलर जो है मुख्तलिफ तरतीब से मुख्तलिफ जो फीचर्स के ऊपर मुख्तलिफ ये पिगमेंट्स एक्चुअली मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट मेलानिन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डार्क मेलानिन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब इन पिगमेंट्स ऐसे होते हैं कि इनके अंदर जो कुछ जो कैरेटनाइज्ड लेयर होती हैं, यानी कि जो बारब्यूल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं कैरेटनाइज्ड लेयर। अच्छा, ये कैरेटनाइज्ड लेयर क्या करती है कि कुछ कलर्स की जो सूरज की रोशनी पड़ती है वो आपको पता है, उसको हम कहते हैं विजिबल लाइट या वाइट लाइट जो है। तो वो विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। और वो 7 कलर्स क्या करती हैं कि वो 7 कलर में से कैरेटनाइज कुछ कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है, और बकाया कलर्स को ये जो मेलानिन पिगमेंट्स है, ये डार्क मेलानिन पिगमेंट्स ये है कि ये उनको ऑब्जॉर्व करते हैं। और जिस कलर को एक्चुअली वो पिगमेंट जो है जो कैरेटिनाइज लेयर के अंदर मौजूद है, वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है परिंदे का, वही कलर नजर आता है। जैसे हमें ब्लू कलर नजर आता है तो उस परिंदे का कलर ब्लू नहीं है, बल्कि क्या है कि वो उस पिगमेंट ने जिस सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट किया है, तो इस वजह से हमें ब्लू नजर आ रहा है। आल दो कि उसको कलर ब्लू नहीं है, ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि ये ब्लू है, मगर वो एक पिगमेंट की वजह से है। और पिगमेंट क्या कर रहा है कि जो विजिबल लाइट है जिसके अंदर 7 रंग है, उन 7 रंगों में से सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी किसी कलर को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमें सिर्फ ब्लू नजर आ रहा है। या कौवा है तो वो सिर्फ ब्लैक नजर आ रहा है। तो बाकी जो कलर्स का फिर क्या बनता है, ये जो विजिबल लाइट के अंदर उनको जो डार्क मेलानिन पिगमेंट्स है वो बाकियों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमें वो कलर नजर नहीं आते। अच्छा, दूसरा रेडिसेंस। रेडिसेंस होता है कि बार का एक परिंदे को डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट साइजों से देखें तो कभी आपको वो ग्रीन लग रहा होता है, कभी ब्लू लग रहा होता है, या उसके डिफरेंट गर्दन और तरह लग रही होती है, उसकी टेल और तरह लग रही होती है। तो ये एक्चुअली जो है ये डिफ्रैक्शन ऑफ लेयर्स की वजह से है। यानी कि जो बारब्यूल्स है ना, जिनके ऊपर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं, वो डिफरेंट एक ही सरफेस के ऊपर यानी कि डिवाइडेड फार्म के अंदर वो जो कलर्स हैं वो आगे आपको मैं तस्वीर में दिखाता हूँ। तो वो क्या होता है कि ये ट्विस्टिंग, जब वो सरफेस को ट्विस्ट करें तो एक साइड कभी ब्लू नजर आती है, कभी दूसरी साइड से देखें तो वो ग्रीन नजर आ रही होती है। तो ये एक्चुअली इसको कहते हैं रेडिसेंस, ठीक है। ये रेडिसेंस क्या करती है, ये जैसे कई सारे बर्ड हैं, जैसे हमिंग बर्ड है, ग्रैकल है, मैना, यानी कि इनकी नेक्स के ऊपर या इनकी बैक के ऊपर आपको ये रेडिसेंस नजर आती है। और जो है इनका रोल क्या है, ये इसको क्रिप्टिक कलरेशन में, यानी कि अपने आप को अपने बैकग्राउंड जैसा बनाने के लिए भी ये कलर यूज होते हैं। इसके अलावा स्पीशीज और सेक्स रिकग्निशन के लिए भी ये कलर यूज होते हैं, और सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने कल बताया था कि मोस्टली जो मेल होते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं इन जो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और जब वो कलरफुल होते हैं तो कलरफुल होने की वजह से वो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फीमेल उसको के लिए यानी कि मेटिंग के लिए उसको परसुएट करते हैं। ये देखें जी, एक बर्ड है, इसके अंदर आपको ब्लू कलर और फिर ये बीच में ब्लैक ब्लैक लाइनें नजर आ रही हैं। तो ये देखें, ये कलर्स को, ये एक जो इसकी कैरेटनाइज लेयर है जिसके बारब्यूल की, जो कल हमने पढ़ा था कि बारब्यूल क्या होता है, बारब्यूल जो है वो विंग की सरफेसेस के ऊपर थिन थिन वो जो आपको हुक्स स्ट्रक्चर नजर आए थे,
ये देखें ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर को ये जो मेलानिन लेयर है ये अब्जॉर्ब कर रही है, इस वजह से हमें ब्लू कलर नजर आता है। मगर इसी तरीके से आप डिफरेंट एंगल से ये देखें तो किसी एंगल से आपको ये देखें ग्रीन नजर आ रहा है, ये देखें अगर एक एंगल से, दूसरे एंगल से आपको ब्लू और तीसरे से ये पर्पल। तो ये एक्चुअली इसकी सरफेसेस ही ऐसी है कि उसके ऊपर डिफरेंट पिगमेंट्स की मिकदार इस तरीके से स्प्रेड है कि वो डिफरेंट एंगल से देखें तो डिफरेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट रंग नजर आ रहे होते हैं वाइट के जो हैं, जो एक्चुअली विजिबल लाइट के। ठीक है। अब आगे जी मोल्टिंग, अगला जो है कि मोल्टिंग। मोल्टिंग मीन कि ये जो फीदर जो है ये एक दफा आपने देखें कि किसी भी परिंदे को देखें तो फ्रेश और न्यू और आपको हेल्दी फीदर नजर आते हैं। तो क्या पैदा होने के साथ ही ये फीदर आते हैं और फिर मरने के साथ ये खत्म होते हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है कि ये जितने भी बर्ड हैं पीरियोडिकली इन फीदर को रिप्लेस करते रहते हैं, जस्ट लाइक जैसे रेप्टाइल अपने वो स्केल्स को गिराते रहते थे ना, इसी तरीके से ये बर्ड्स भी अपने जो फीदर हैं इनको पीरियोडिकली गिराते रहते हैं और इनके नए फीदर आते रहते हैं। ठीक है। अब जैसे जो है कई सारे फीदर्स के अंदर जो इनकी जो मोल्टिंग की डिफरेंट सीक्वेंस है या डिफरेंट पीरियड है, तो यहाँ पे हम एक सॉन्ग बर्ड्स के मोल्टिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या पैटर्न है सॉन्ग बर्ड्स के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर जो है जुविनाइल होता है। अब पहले कह लेंगे जुविनाइल होता क्या है कि ऐसा, यानी कि बर्ड जो अभी सेक्सुअली मेच्योर नहीं हुआ उसको हम क्या कहते हैं, जुविनाइल। ठीक है। तो जुविनाइल के अंदर क्या होता है कि जुविनाइल सेक्सुअली जैसे ही वो पैदा होता है, चिक होता है, तो उसके अंदर डाउन फीदर होते हैं। ठीक है। मगर जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में, यानी कि अभी सेक्सुअली मेच्योर नहीं है मगर थोड़ा साइज में बड़ा हो गया है, तो उसको हम कहेंगे जुविनाइल। तो अब उसके अंदर जुविनाइल फीदर आ जाते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। किन को? पहले डाउन फीदर आए, छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक हेयर जो कल आपने देखी जो डाउन फीदर होते हैं। फिर इसके बाद जो जुविनाइल फीदर उनको रिप्लेस करते हैं डाउन फीदर को जुविनाइल मोल्ड के ऊपर। फिर इसके बाद आता है पोस्ट जुविनाइल। पोस्ट जुविनाइल का मतलब ये है कि ये पोस्ट जुवेनाइल के सेक्सुअल मेच्योरिटी आने के बाद, तो ये जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी आने के बाद फिर इनके जो प्लूमेज जो है वो जो है प्रीवियस प्लूमेज गिरती है और नई प्लूमेज यानी कि न्यू फीदर्स आते हैं इनको, और जब ये अडल्ट बन जाते हैं तो इस स्टेज को हम कहते हैं पोस्ट जुवेनाइल स्टेज। ये नीचे भी लिखा हुआ है पोस्ट जुवेनाइल स्टेज के सेक्सुअली मेच्योर होने के बाद बर्ड्स को। मगर अगर सेक्सुअली मेच्योर हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि इसने अभी किसी के साथ जो है वो मेटिंग किया, यानी कि सेक्स नहीं किया किसी बर्ड के, मगर हाल दो कि वो सेक्सुअली मेच्योर हो गए। मगर फिर एक खास टाइम के ऊपर जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है तो उस वक्त जो है फिर जो कह लें कि वो मेटिंग करते हैं या सेक्स करते हैं। तो ये जो पीरियड होता है सेक्सुअली मेच्योर होने के दरमियान और ब्रीडिंग मीटिंग करने से पहले जो पीरियड है, यानी कि ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि प्री नेप्चुअल पीरियड। प्री नेप्चुअल होता है एग्जिस्टिंग बिफोर अ मैरिज, यानी कि उसके सेक्स करने से पहले पहले, मगर सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद जो पीरियड है उसको हम कहेंगे प्री नेप्चुअल पीरियड। और उस दौरान जो मोल्टिंग होगी, यानी कि उस दौरान जो फीदर्स गिरेंगे, उन फीदर्स को हम क्या कहेंगे, प्री नेप्चुरल मोड। ये तकरीबन जो है लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग के अंदर होते हैं, यानी कि ब्रीडिंग सीजन से पहले पहले ये मोल्ट होता है। यानी कि ब्रीडिंग सीजन से पहले पहले उनके एक दफा विंग्स गिरते हैं और फिर नए विंग्स आते हैं, और ये नहीं होता कि एक ही दफा विंग्स गिर जाते हैं, ये एक तरतीब से गिरती हैं। अच्छा, दूसरा होता है पोस्ट नेप्चुरल मोल्ट। पोस्ट नेप्चुरल मोल्ट होता है कि जब एक दफा वो जो फीदर हैं जो बर्ड्स हैं वो सेक्सुअल मेच्योरिटी आने के बाद जब वो मैरिज कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं मतलब यानी कि सेक्स कर लेते हैं, सेक्स करने के बाद भी उनके फीदर जो है वो गिरते हैं, यानी कि अडल्ट स्टेज में सेक्सुअल मेच्योरिटी आने के बाद, मैरिज करने के बाद, यानी कि सेक्स करने के बाद जो फीदर गिरते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट जो नक्चुअल मोड। ये तकरीबन जो है जुलाई अगस्त, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक डिफरेंट बर्ड्स के अंदर होते हैं। अच्छा, अब आप कह लें कि आगे क्या है कि ये लॉस ऑफ फीदर इन सीक्वेंस, ये क्या है कि जो मैंने आपको कहा कि ये नहीं होता कि एक दफा जो है किसी भी बर्ड्स के अंदर एक ही दफा विंग गिर जाएं और फिर जो है वो गिरजा हो जाए और फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद नए फीदर आए, ऐसा नहीं होता। इसके एक सीक्वेंस से गिरते रहते हैं, यानी कि कुछ फीदर गिरते रहते हैं कुछ आते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको
एक बर्ड जो है वो गंजा नहीं नजर आएगा। अगर कोई गंजा गंजा नजर आ रहा है, जैसे वो मुर्गियां गर्दन से वो गंजी सी होती हैं, तो वो जेनेटिकली ऐसी होती हैं, यानी कि उस जगह पे उनके फीदर होते ही नहीं है। मगर मोस्टली बर्ड्स आपको कभी भी देखें, सर्दी गर्मी कभी भी देखें, वो आपको गंजे नजर नहीं आएंगे। यानी कि कुछ जैसे हमारे हैं कि हम गंजे नहीं हो जाते एकदम ही। जो हमारे जो हैं बाल आते रहते हैं और नए बाल गिरते भी रहते हैं और नए आते भी रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो है ये जानवरों के साथ जैसे होता है, उनके नए बाल आते भी रहते हैं, पुराने गिरते भी रहते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बर्ड्स के अंदर होते हैं। ठीक है। मगर कुछ ऐसे बर्ड हैं जैसे डक्स हैं या कॉर्ड्स हैं, ये छोटे छोटे गोल या रेल्स हैं, परिंदे जो हैं, ये मोल्टिंग के दौरान जो है ये अपने बर्ड्स गिरा देते हैं और फिर ये उड़ने के काबिल भी नहीं रहते, यानी कि उड़ते नहीं है। फिर सिर्फ ये मार्श ग्रासेस में, यानी कि जहाँ पे दलदली जमीनें हो ना, उनके साइडों पे जो ग्रासेस वगैरह होती हैं उनके अंदर छुपे रहते हैं, क्योंकि उड़ नहीं सकते। तो फिर इसलिए प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करते हैं। मगर जो आम दूसरे बर्ड हैं वो उड़ते भी रहते हैं जब दिल करे। ठीक है। और मोल्टिंग के दौरान इनके विंग्स इतने कम नहीं होते कि वो उन्हें उड़ने के काबिल ही न रहे, तो वो उड़ते भी रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप आ जाएं जी आगे। अब डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ फीदर क्या होता है? तो जो कोई भी फीदर जो है वो जो इनके अंदर फीदर डेवलपमेंट है, बिल्कुल वो ऐसी फीदर डेवलपमेंट है जैसे स्केल डेवलपमेंट है रेप्टाइल के अंदर। तो ये एक जो है सिमिलैरिटी बर्ड्स के अंदर, यानी कि फीदर्स के गिरने, फीदर के बनने और स्केल के बनने के दरमियान एक एवोल्यूशनरी टाई दिखाते हैं हमें। यानी कि बर्ड्स का और रेप्टाइल का एक रिलेशन है, यानी कि एवोल्यूशन के अंदर कभी ये इकट्ठे थे। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि आर्कोसार, यानी कि दोनों के इंसेस्टर हैं, यानी कि बर्ड और डायनासोर। ये जो बर्ड और रेप्टाइल दोनों बने हैं आर्कोसार से। आर्कोसार क्या है? एक्चुअली डायनासोर से, एंशियंट डायनासोर जिनसे ये दोनों चीजें बनी है, रेप्टाइल भी और ये भी। ये हम पीछे बार बार पढ़ के आए हैं। इसके अलावा आज अच्छा जी, आप जो इसका जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो विंग्स बनता कहाँ से है? तो ये जो विंग्स का ये दरमियाना पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इनर पल्प। इसको हम क्या कहते हैं? इनर पल्प। यहाँ से विंग बनना शुरू होता है और इसके बाद जो है इसके इर्द गिर्द हैं जो कह लें कि जो डर्मल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फॉलिकल। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, ये फॉलिकल नजर आ रहा है। और ये जो कह लें कि ये जो पल्प है, पल्प के अंदर जो है ब्लड वेन्स भी होते हैं, यानी कि ब्लड वेन्स भी यहाँ तक मौजूद होती हैं। और ब्लड वेन्स क्या करती हैं कि यहाँ पे एक तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, ये जो ब्लड वेसल है न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। दूसरा पिगमेंट सप्लाई करती हैं, ये जो पिगमेंट्स उसके अंदर मैंने कहा कि कैरेटिनाइज्ड और मेलानिन जो पिगमेंट्स जो होते हैं ना, ये पिगमेंट्स जब इधर ग्रो हो रहे होते हैं तो उनके अंदर डिपॉजिट होने के लिए आते हैं ब्लड से ही। ठीक है। और फिर ब्लड की वेन्स के थ्रू जो है ये हो जाते हैं। मगर जब एक दफा विंग फुली डेवलप हो जाता है, तो डेवलप होने के बाद जो है इसको ब्लड सप्लाई जो है इस विंग को रोक दी जाती है। फिर आस्ता आस्ता वो जो है जो फीदर हैं वो डेड भी हो जाते हैं, कैरेटिनाइज मीन हार्ड से हो जाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा। और एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो कि एपिडर्मस इन्वेजिनेशन के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं फीदर वॉलिनेशन। ये जो इन्वेजिनेशन है जिसकी वजह से फीदर अंदर बन रहा है, ये इसकी एपिडर्मस की है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मस। ये तो ये अंदर की तरफ ये एपिडर्मस जो है इन्वेजिनेट कर गया, यानी कि अंदर की तरफ डिवेल्प हो गई है। ठीक है। यानी कि एक ग्रूव सी बन गई है। उसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल, एपिडर्मल फॉलिकल या फीदर फॉलिकल, या इसके अंदर ही ये जो है यहाँ बनते हैं। इस तरीके से हमारे बाल भी ऐसे ही बनते हैं, फीदर फॉलिकल जो है वो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो बर्ड्स के अंदर जो है वो ऐसी कौन सी अडेप्टेशन हैं जिनकी वजह से परिंदे उड़ सकते हैं? यानी कि कौन सी अडेप्टेशन है? ये एक लॉन्ग सवाल भी आपको आ सकता है कि जो बर्ड के अंदर ऐसी कौन कौन सी अडेप्टेशन है जो कि उसको उड़ने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर कई सारी अडेप्टेशन हैं बर्ड के अंदर उड़ने के लिए। उसमें से सबसे पहले स्ट्रीम लाइन बॉडी, आपने वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर हमने पहली स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि इसका बिल्कुल फ्लैट बोट शेप का जो कह लें कि बोर्ड से बॉडी है। और ये एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है इससे, यानी कि बहुत ये जो स्ट्रीमलाइन सरफेसेस है ना इसकी बॉडी की ओवरऑल, चाहे इसकी विंग्स की है या पूरे बॉडी की है, ये एक बोर्ड की तरह का एक स्पिंडल शेप है। तो जब स्पिंडल शेप है तो इसकी वजह से बहुत कम रेजिस्टेंस
इससे फील करनी पड़ती है एयर के अंदर। तो जब फील नहीं करनी पड़ती तो ये आसानी से हवा के अंदर जो है वो उड़ सकता है। दूसरा इसके अंदर फ्लाइट ऑर्गन है। दूसरी जो अडेप्टेशन है फ्लाइट ऑर्गन क्या है कि इसके जो फोर लेंथ है वो लार्ज विंग्स के अंदर एक पेयर के अंदर जो डेवलप है, यानी कि इसके जो आपको आगे पर नजर आते हैं ना, वो पर एक्चुअली इसके फोर लिम्स है। ठीक है, वो फोर लिम्स है, मॉडिफाइड फोर लिम्स है। ठीक है, और उनकी वजह से उड़ता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है बड़े पावरफुल और बहुत ज्यादा तादाद के अंदर फ्लाइट मसल्स भी होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो बॉडी के अंदर जो है, और यही मसल जो है उसे हेल्प आउट करते हैं। ये दो तरह के मसल होते हैं, एक होते हैं पेक्टोरेलिस मेजर, यानी कि ये डाउन स्ट्रोक करने में, यानी कि पैरों को नीचे करने में हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे रस्सी बांधी हो ना, वो जो पैराग्लाइडिंग है उसे नीचे की तरफ खींचते हैं, जैसे पैराशूट की रस्सी। तो ऐसे ही ये मसल इस इन पैरों को नीचे की तरफ जो है पावरफुल स्ट्रोक के साथ खींचती हैं। पेक्टोरेलिस माइनर, ये मसल ऐसे हैं कि इसको ये अप स्ट्रोक करने में, यानी कि ये मसल पैरों को ऊपर ऐसे खींचते हैं, ऊपर खींचते हैं। ठीक है, वो जो मेजर थे वो ऐसे नीचे करते थे, विंग्स को नीचे की तरफ खींचते थे, ये उसको ऊपर खींचते हैं। जब ऊपर खींचते हैं तो विंग ऊपर आते हैं। तो इस तरीके से ये अप एंड डाउन इसके विंग्स मूव होते रहते हैं, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, यानी कि दोनों इकट्ठे ऊपर और दोनों इकट्ठे नीचे, इस तरीके से ये मूव करते हैं। इसके अलावा इसका कील्ड स्टर्नम, स्टर्नम मीन इसकी जो नीचे वाली साइड है एक वो कील है। कील मीन जैसे वो बोर्ड की निचली साइड बिल्कुल शार्प और तेज से नहीं होती पानी का, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो, बिल्कुल इसी तरह इसकी जो निचली साइड होती है ना, वो इस तरह एक की लाइक, मतलब कि एक बिल्कुल कह लें कि स्पिंडल शेप सरफेसेस में, ताकि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, तो उस तरह से डेवलप हुई होती है। ये मैं आपको आगे तस्वीर में दिखाता हूँ। ये चौथी अडेप्टेशन है। और पांचवी अडेप्टेशन क्या है कि इसका जो एफिशिएंट सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि ये जो है, चाहे वो इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन हो, यानी कि हवा बाहर निकाल रहा हो या हवा अंदर निकाल रहा हो, इन दोनों फेजेस के दरमियान इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। हमें तो आपको पता है ना कि जब जो हम इनहेल करते हैं तो हमें एयर मिलती है, एक्सहेल करते हैं तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिल रही होती। मगर ये एक्सहेल कर रहा हो या इनहेल कर रहा हो, दोनों केसेस में इसको मिलती है, क्योंकि इसके मैंने आपको कल बताया था कि लंग्स के साथ साथ एयर सैक भी मौजूद थे। वो एयर सैक क्या करते हैं कि इसको हम वक्त ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, ये तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी होगी। इसके अलावा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जब उसे ऑक्सीजन हम वक्त मिल रही है तो ऑक्सीजन की वजह से ब्लड भी हम वक्त जो है वो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है। और इसके अंदर आप हम पीछे पढ़ गए हैं कि फास्ट बीटिंग, तेजी से बीट करने वाला, यानी कि ज्यादा इसकी हार्ट बीट हमारी नस्बत ज्यादा होती है। और दूसरा क्या है कि फोर चैम्बर हार्ट होता है। और फोर चैम्बर हार्ट जो है वो जो है वो कह रहे हैं जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड विंग्स को और पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है, और बड़ी स्पीड के साथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि हार्ट बीट ज्यादा होगी तो ब्लड तेजी तेजी से विंग्स की तरफ पहुंचेगा, और तेजी तेजी से जो है विंग्स से निकलेगा। और प्लस विंग्स के अंदर आगे हम चल के पढ़ेंगे कि एटीपी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि जो विंग्स के अंदर जो सेल्स है ना, मसल्स है ना, उनके अंदर एटीपी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी हाउस होते हैं, ये उनको पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो मसल्स हैं, विंग्स के मसल्स हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बेतहाशा तादाद होती है, जिसकी वजह से बेतहाशा एटीपी मॉलिक्यूल पैदा होते हैं, और उसे जो है वो एनर्जी जो चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, वो सारे उसे मिलते रहते हैं। इसके अलावा पांचवी अडेप्टेशन ये है कि इनकी बोन्स एक तो बहुत लाइट है, हालो है। और हालो का मतलब ये नहीं है कि खोखली होने की वजह से बिल्कुल वो सॉफ्ट या कच्ची सी है, नहीं, बहुत स्ट्रोंगर हैं। कि उनके अंदर बीच में, यानी कि ऐसे बोन है ना, तो बोन के अंदर ऐसे बार भी बने हुए हैं बीच बीच में, जैसे पॉइंट बने हुए हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि लकड़ी का दरवाजा ना, या वो चिप का बोर्ड बनाया जाता है, उसके अंदर बार बनाए जाते हैं, ताकि दरवाजा अंदर से बोर्ड होने के बावजूद जो है वो स्ट्रोंगर हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो बार बनाए जाते हैं। इसके अलावा कई सारे जो इसके अंदर जो है पेपर थिन कह लें कि स्कल बोन होती है, यानी कि पेपर की मोटाई की इसकी स्कल की जो हड्डी होती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेट्री ऑल ऑफ बोन जो है, जितनी भी बोन्स हैं वो भी काफी लाइट वेट होती हैं। प्लस कई सारी जो स्कल बोन्स हो गई या कंप्लीट लॉस ऑफ
सम बोन, उसमें कई सारी बोन बिल्कुल सिरे से खत्म ही हो जाती हैं, जैसे बर्ड में, जैसे बाकी में 2 फिंगर्स इसके अंदर कम होती है, मोस्टली में 3 या 4 फिंगर होती हैं, इसमें 2 या 3 होती हैं, 2 या 3 फिंगर होती हैं, और एक टोज भी कम होता है। ठीक है। और ये जो है इसके अलावा जो है आप कह लें कि क्लॉज ऑफ फिंगर और ऑल टीथ, ये भी काफी हद तक रिड्यूस होते हैं। और जो जो फिंगर्स और टोज खत्म हो गए उनके डेफिनेटली साथ में क्लॉज भी खत्म हो गए, प्लस रिड्यूस टेल होती है, इतनी लंबी और मस्कुलर टेल नहीं होती है इसकी, जिस वजह से भी वजन कट गया। इसके अलावा इसका रेक्टम, रेक्टम मीन वो जो ओजरी थी ना, जैसे हमने गाय के अंदर पढ़ते हैं बहुत बड़ी सारी ओजरी होती है जिसका बड़ा सारा वजन होता है, वो भी नहीं है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, जैसे इंसानों के अंदर आपने देखा कि बड़ा सारा ब्लैडर है कि पेशाब को, पखाने को स्टोर करने के लिए, तो वो उनके अंदर वो पेशाब को स्टोर करने वाला कोई यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। इसके अलावा इनके अंदर दो के बजाय एक ही ओवरी है, आपने रोटाल में पढ़ा है, 2 ओवरी है, इसमें एक ओवरी है। ओवरी दो होने से, एक कम होने से इसका वेट भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी कई सारी अडेप्टेशन हैं, यानी कि कई सारी बोन या तो फ्यूज हो कि एक ही बोन बन गई है, या फ्यूज जो है वो भी हालो, हालो मीन के अंदर से खोखली है, खोखली होने की वजह से उसका वजन बहुत कम है। या ऐसे है कि कई सारी वेन सिरे से खत्म ही हो गई है, जब खत्म हो गई है तो इसका लाइट वेट उसका होना जो है वो बनता है। इसके अलावा जो है वो जस्ट बच्चे 2 मिनट वेट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम जहाँ तक पढ़ रहे थे हमने आगे जी कि ये हमने 6 अडेप्टेशन पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो है रिजिडिटी ऑफ द बॉडी, तो ओवरऑल जो बर्ड्स का बॉडी होता है वो काफ़ी ज़्यादा कई सारी बोन्स के फ्यूज होने की वजह से और बोन्स के फ्लैट होने की वजह से जो है इसका काफ़ी कम्पैक्ट या रिजिड बॉडी है, जिसकी वजह से इसके अलावा इसकी जो क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर भी फ्यूचर नहीं है। इसके अलावा थोरैसिक वर्टिब्रे सिवाय एक सर्विकल वर्टिब्रे के बाकी सारे वर्टिब्रे जो हैं वो आपस में फ्यूज हुए होते हैं। उस फ्यूज होने की वजह से इसके अलावा जो है इसकी जो डबल हेडेड रेब्स होती हैं, यानी कि उसके दो दो सिरे होती हैं, और इसके अलावा जो इसका स्टर्नम है जो कील की शक्ल में है, ये एक बहुत कह लें कि स्ट्रॉन्ग थोरैसिक बास्केट बनाते हैं। और इसके अलावा जो इसकी जो रिब्स हैं वो समझ लें कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं, यानी कि एक पिछली रिब अगले के सम ऊपर वाले को ओवरलैप कर रही होती है। तो इस तरीके से एक बहुत कह लें कि स्ट्रॉन्गर बनती है। इसके अलावा इसकी जो क्लेविकल बोन्स है वो, प्लस इसका जो पेक्टोरल गर्डर है, ये जो थ्रेसिक बास्केट है, इसको मजीद ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से इसके बॉडी को, प्लस वो स्पिंडल शेप होने की वजह से बहुत कम रेजिस्टेंस करनी पड़े। इसके अलावा जो है इक्विलिब्रियम कि हवा के अंदर एक स्टेडी फ्लाइट को मेंटेन रखने के लिए इक्विलिब्रियम भी जरूरी है। वो उस इक्विलिब्रियम कैसे मिलता है कि इक्विलिब्रियम जो है इसके विंग जो है वो यानी कि बॉडी के सबसे कह लें कि ऊपर वाले हाईएस्ट पार्ट पे मौजूद हैं, जहाँ पे कह लें कि दूसरे जो लाइट वेट ऑर्गन है, क्योंकि आप देखें ना इसके जो अगले विंग्स होते हैं वो अगले सिरे के, इसके यानी कि गर्दन से बिल्कुल पीछे होते हैं। और जो है इस तरीके से जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम हो जाता है, और इसके अलावा ये इसका बॉडी जो है ऐसे डोलता नहीं है, यानी कि एक स्टेडी मूवमेंट जो है ये रख सकता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये 8वीं अडेप्टेशन है। 9th अडेप्टेशन ये है कि इसको आपको पता है कि ये क्योंकि काफ़ी हाइट पे मूव करते हैं, और इसलिए जो है इतने दूर से इन्हें स्मेल नहीं आती, तो इसलिए जो इसके अंदर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन यानी कि स्मेलिंग ऑर्गन होते हैं वो इतने वेल डेवलप नहीं होते, और समवट कह लें कि रिड्यूस होते हैं। मगर जो इसकी नज़र है, साइट देखने की सेंस है, या इसकी हेयरिंग सेंस जो है, ये रेप्टाइल की निस्बत बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। डेवलप क्यों होती है कि ताकि जो है वो उसको एक डिस्टेंस से, यानी कि वो बर्ड ऊपर जितनी मर्जी ऊंचाई से हो वो नीचे जो है वो गैस कर सकते हैं। इवन के कई सारे बर्ड जैसे ईगल वगैरह वो पानी के अंदर भी, समंदर के ऊपर जो ऊपर वाले लेयर के अंदर जो मछलियां तैर रही होती हैं उनको भी असेस कर रहा है, उनकी मूवमेंट को पूरा मोनिटर कर रहा होता है, जिससे ये जो है जब वो समझता है कि इसके पहुंच में है तो वो ऊपर से झपट्टा मार के जो है वो कई सारे बर्ड फिशेस को पकड़ लेते हैं। इसके अलावा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जितनी भी इसकी जो कम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं विंग्स की और इसकी फीदर्स की ड्यूरिंग फ्लाइट, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो इसके टेल फीदर है वो एक स्टीयरिंग ऑर्गन है। स्टीयरिंग ऑर्गन मीन कि जिस तरफ मुड़ना है वो टेल को दूसरी तरफ मोड़ लेना है। ठीक है, अगर इस तरफ मोड़ना है तो टेल इस तरफ,
को उसने मोड़ लेनी है, यानी कि एक स्टीयरिंग ऑर्गन है, यानी कि उसका एज ए बैलेंस करने के लिए जिस तरफ मोड़ना उस तरफ जो है उसका रुख दूसरी तरफ कर दे। तो ये एक इसको हेल्प आउट करता है उड़ने के अंदर। चौथा, ये वार्म ब्लडेड है कि इनको जितनी मर्जी आप इनको हाई टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और प्लस जो है वो इसका आपको पता है कि जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपकी इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि जो प्लूमेज या वे हैं वो कम्पैक्ट हो जाते हैं ऐसे बॉडी के साथ जो फीदर्स हैं, और वो हीट को लॉस नहीं होने देते। प्लस आपको मैंने इसका बताया कि इसके जो मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये कह लें कि माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो कि कह लें कि पावर हाउस है, सेल्स का पावर हाउस है। और वो सेल जो है वो बहुत ज्यादा एटीपी बनाते हैं, जिसको हेल्प आउट करने में मिलता है। अब यहाँ तक जो है वो इससे जो है मेरे ख्याल से, अच्छा आगे आ जाएं थोड़ा सा, हम बात कर लें इसके स्केलेटन की। तो इसका स्केलेटन कैसे होता है? तो स्केलेटन में हमने कुछ चीजें अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसके अंदर जो है इसकी लाइट बोर्ड वेन्स जो बोन्स हैं, सब तो पहले ठीक है, इसकी लाइट वेट बोन्स कैसी हैं? बोन्स जो है लाइट वेट है, मगर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है कि अंदर से समवट खालों हैं, मगर उनके अंदर ऐसे बार बने हुए हैं, जैसे पिलर बने होते हैं ना, जैसे आप देखें बरामदा हमारा कॉरिडोर खाली होता है, मगर पिलर बने हो तो वो काफी ज्यादा वजन को उठा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे पिलर बने होते हैं। और इसकी जो पहली बोन होती है, फर्स्ट बोन होती है ना इसके विंग्स के अंदर, जिसको हम ह्यूमरस वेन्स भी कहते हैं, उसके अंदर लार्ज बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं। ठीक है, मगर उन बार्स की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा जो इसकी स्कल्स की बोन होती है वो भी काफी कम है और लाइटर है। इसके अलावा कैरेटनाइज शीथ है। शीथ यानी कि इसकी जो कह लें कि जो बिल है, ये इसकी जो चूंच है वो भी काफी पतली होती है, मगर यह है कि शार्प काफी होती है, जिससे वो कट कर सकता है। और ये सारी चीजें मिल के ओवरऑल इसको कह लें कि उड़ने में हेल्प आउट करते हैं। मगर जो परिंदे जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ना डाइव करना होता है, जैसे लून्स वगैरह, ये काफी डेप्थ तक यानी कि ऊपर से 25-30 फुट से नीचे यानी कि डाइव करते हैं, और 15-20 फुट तक नीचे तक चले जाते हैं पानी में, और वहां से जाके मछलियां पकड़ के फिर ऊपर आ जाते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स के अंदर जो डेंस बोन होती है, यानी कि ये इनको फिर तैरने में हेल्प आउट नहीं करती। ठीक है, तो ये जो है मगर इनको ये तैर जो है डाइव करने में हेल्प आउट करती हैं। आगे आगे बिल या नेक की बात करें, बिल मीन इसकी जो बीक है, बीक इसकी जो चूंच है, वो चूंच जो है वो बहुत पतली है, उसके अंदर टीथ भी नहीं है। आपको पता है टीथ का वजन काफी सारा होता है। और बीक जो है वे काफी थिन बीक है, मगर काफी शार्प बीक है, जो उसको हेल्प आउट करती है फीडिंग में। इसके अलावा जो इसकी नेक है वो काफी फ्लेक्सिबल है, यानी कि जो नेक के जो सर्विकल वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज नहीं है, बाकी इसकी सारी बॉडी के जितने वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये और सिंगल कह लें कि ऑक्सीपिटल कंडाइल के इर्द गिर्द मूवमेंट होती है, यानी कि सिंगल एक पॉइंट है जो कि खोपड़ी को दाढ़ के साथ जोड़ता है, उसके इर्द गिर्द जहाँ पर ऊपर नीचे अप एंड डाउन ये मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एटलस वर्टिब्रे जो हैं, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे, ये इसको अप एंड डाउन मूवमेंट में बड़ा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा था एक्सिस, वो उसको कोऑर्डिनेटेड साइड वाइज मूवमेंट के अंदर हेल्प आउट करता है। इसके अलावा थोरैसिक रीजन की बात कर लें, थोरैसिक मीन जो इसका थोरैसिक बास्केट है, बास्केट की बात कर लें, वो पेल्विक गिर्डल प्लस वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, ये सारे मिल के एक पंजा सा या कह लें कि एक पिंजरा सा बनाते हैं, और पिंजरा बड़ा स्ट्रॉन्ग पिंजरा है। और वो उसको हेल्प आउट करता है, क्योंकि ये एक स्पेंडल शेप है कि फ्रंट साइड से भी नैरो, बैक साइड से भी नैरो, सिर्फ सेंटर में से थोड़ा सा मोटा या कम्पैक्ट और हार्ड है। और इस वजह से इसे जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फील नहीं करनी पड़ती एयर जो है। और ये जो थोरैसिक रीजन है, जितने भी वर्टिब्रल कॉलम के जो थोरैसिक रीजन के अंदर, वो सारी रिब जो है वो थोरैसिक वर्टिब्रों से फ्यूज हुई होती हैं या मिली होती हैं। इसके अलावा आप कह लें जो मोस्ट रिब्स जो हैं वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड, उनके अंदर अनसीनेट प्रोसेस होता है, यानी कि वो एक प्रोसेस होते हैं जिससे एक पसली दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। वो भी आपको मैं तस्वीर में दिखाता हूँ कैसे होते हैं। तो ये जो है ये रेप्टाइल के अंदर भी ये अनसीनेट प्रोसेस है, जो उनको जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बर्ड और रेप्टाइल का कोई कॉमन इंसेस्टर है और ये सेम है। जैसे ये देखें, एक रिब्स और पीछे वाली रिब्स समवट अगली के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो इससे जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर कह लें कि पिंजरा बन जाता है। या इस तरीके से ये आप देखें तो ये इसकी स्टर्नम है, जिसको हम कील भी कहते हैं, ये निचली साइड के ऊपर है, यानी कि इससे भी रेजिस्टेंस कम होती है। और प्लस ये जो है ये आपको स्टर्नल रिब्स नजर आ रही हैं, और ये जो है आपको ये जो है वो दूसरी रिब्स हैं, वर्टिब्रल रिब्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं।
अच्छा ये देखें जी, आगे फिर अजीम दिखाया, और ये जो है अनसीनेड प्रोसेस, ये जो एक रेज दूसरे के ऊपर समवट ओवरलैप की हुई है, ये अनसीनेड प्रोसेस कहते हैं, जिससे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और ये देखें, ये कील है, ये वर्टिब्रल रिब्स हैं, ये आपको नजर आ रही है स्टर्नल रिब जो है, ये आपको दोनों, ये स्टर्नल रिब, ये वर्टिब्रल रिब जो है, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है। तो ये इसके अलावा इसका लंबर रीजन या सिन सैक्रम जो है, इसे हम कहते हैं, ये सिन सैक्रम जो है, ये इसका जो नेक से जो पिछला हिस्सा होता है ना सारा, वो जितने भी वर्टि जो थोरैसिक्स कह लें के रीजन के अंदर जितने भी वो वर्टिब्रे होते हैं, वो आपस में फ्यूज होके एक फ्लैट सा गद्दी की तरह का एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम सिंसैक्रम कहते हैं। ठीक है। और ये जितनी भी जो फ्यूजन है, ये हमने फ्यूजन क्यों है, ये फ्यूजन इसके बॉडी को लाइट पोस्चर बनाने के लिए, ठीक है, ये है। इसके अलावा जितने भी ये जो हाइंड अपेंडेजेस हैं, वो उनको सपोर्ट करता है, प्लस लैंडिंग, हुपिंग और वॉकिंग की तरह। हुपिंग होता है जो उछलना, ये ना पाँव के ऊपर उछलना, इसको हम हुपिंग कहते हैं। लैंडिंग के वो जो उतरता है या जब वॉक करता है, इसके अंदर ये हेल्प आउट करता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नेक से बैकवर्ड साइड में है। ये सारा ये देखें वर्टिब्रे आपस में फ्यूज होके एक ही संचक्रण जो है, इस तरीके से ये साइडों से दिखाया गया है। ठीक है। ये जो है, ये कार्डल वर्टिब्रे हैं, ये आपस में फ्यूज नहीं है। इसके अलावा पाइगोस्टाइल, पाइगोस्टाइल ये जो है, आप ये देखें कि पोस्टीरियर कार्डल वर्टिब्रे जो हैं, ये जो है आपस में फ्यूज हुए हुए हैं। ये कार्डल वर्टिब्रे, ये पिछले जो हैं, ये फ्यूज होके एक ही ये देखें पाइगोस्टाइल बनाते हैं। इस पाइगोस्टाइल का काम क्या है कि ये जो है स्टीयरिंग में हेल्प आउट करता है, यानी कि जिस तरफ मोड़ना हो, उस तरफ उसके ऑपोजिट टेल मोड़ दें। ठीक है। इसके अलावा स्टर्नम, स्टर्नम ये जो है कील की शक्ल में मौजूद है। ये देखें, आपको नजर आ रही है, या आपने पीछे तस्वीर में देखी है, ये देखें एक थिन सी। इससे क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस जो है वो एयर रेजिस्टेंस बहुत कम फील करनी पड़ती है, तो ये भी इसे हेल्प आउट करता है। इसका जो कह लें कि एंडोस्केलेटन का ये पार्ट है। लिम्स, लिम्स की बात करें, फ्रंट लिम्ब जो है इसके जो वो होते हैं, वो कह लें कि फ्यूज हुए होते हैं, और ये एक कह लें कि ये फ्यूमरस के अंदर कन्वर्ट हुए होते हैं, और यानी कि विंग्स के अंदर कन्वर्ट हुए पड़े, यानी कि फ्रंट विंग्स। ठीक है। उसके आगे वो क्लॉज भी नहीं होते, इनके आगे नेल्स वगैरह भी नहीं होंगे, मगर वो बड़े बड़े, काफी बड़े बने होते हैं विंग्स। ठीक है। और जो पिछले लिम्स हैं, इसके हाइंड लिम्स हैं, वो हाइंड लिम्ब इस तरीके से होते हैं, मगर उनके जो ये देखें इस तरीके से जो पंजे हैं ना, पंजों के ये देखें जो टेंडम है, ये टेंडम पहले जो है इस तरीके से ऊपर जो लेग्स तक जाते हैं, यानी कि हुमरस तक जाते हैं। तो जब ये देखें परिंदा किसी टहनी के ऊपर खड़ा हो, तो उसका विंग ऐसे खुला हो रहता है, मगर जब कभी ये परिंदा उस टहनी के ऊपर ऐसे बैठ जाए, तो टेंडम ये देखें, ये जो टेंडम जो है आपस में स्ट्रेच आउट हो जाता है ऐसे, यानी कि कस जाता है। कसने से क्या होता है कि इसका पंजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, यानी कि जब ये बैठा होगा तो ऑटोमेटिकली इसका पंजा खुद बहुत बंद होकर उस लकड़ी को ऐसे पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है, तो वो उसके ऊपर सो भी जाए अब परिंदा, तो वो गिरता नहीं है। ठीक है। इसको हम कहते हैं पिर्सिंग। ये एक जो है जो रात आपने देखा, और मोस्टली परिंदे ऐसे ही करते हैं कि दरख्तों की टहनियों के ऊपर बैठ के रात गुजारते हैं, और वहीं पे सो भी जाते हैं, बैठे बैठे ही सो जाते हैं। और वो बैठे वो यानी कि ये पकड़ कैसे आती है लकड़ी के इर्द गिर्द, लकड़ी की पकड़, ये मसल के स्ट्रेच होने की वजह से, ये मसल स्ट्रेच हो जाता है, तो ये आपस में इसका पंजा जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। तो ये जो है, ये हाइंड लिम्ब से ये कूदता भी है, हुपिंग भी करता है, वॉक भी करता है, रनिंग भी करता है, और पिर्सिंग भी, यानी कि शाखों के ऊपर बैठते भी हैं। तो यहाँ तक जो है रखें। इससे आगे इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो इसी तक रखें। थैंक यू।